जी हाँ साथियों, पशु परिचर वाले जो विद्यार्थी हैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है अपने एग्ज़ाम को लेकर कि आपका एग्ज़ाम बहुत ही शानदार तरीके से हो। और इसके साथ ही दोस्तों आज का एक वीडियो शानदार सा लेकर आप सभी विद्यार्थियों के बीच उपस्थित हो चुका हूँ। प्यारे साथियों, पशु परिचर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम के अंदर आने की प्रबल संभावनाएं व्यक्त होगी। तो प्यारे साथियों, ज़्यादा वक्त को ख़राब नहीं करेंगे। जो विद्यार्थी पहली बार इस वीडियो को और इस चैनल पर आए हैं, इस फेसबुक पेज पर आए हैं, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फेसबुक पेज पर इस वीडियो को देख पा रहे हैं तो साथियों हमारा जो फेसबुक पेज है उसको फॉलो करें, आगे से आगे शेयर करें ताकि सारी जानकारी सभी विद्यार्थियों तक पहुंच पाए। जो विद्यार्थी टेलीग्राम चैनल से वंचित है तो उस प्लेटफॉर्म पर भी आप अपना जो आंसर है, कोई डाउट है, वो क्लियर कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपके लिए मोस्टली क्विज चलती रहती है। और जो विद्यार्थी पशु परिचर एग्ज़ाम की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो टेस्ट सीरीज भी आपकी पेड है, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। और जो विद्यार्थी व्हाट्सअप से नहीं जुड़े हैं तो इस नंबर पे आप अपना शुभ नाम और सिटी मुझे सेंड कर दीजिएगा और आपको यहाँ पर भी जो है मिल जाता है कंटेंट। ठीक है, 63 771 75 006 इस नंबर पर आप अपना शुभ नाम और सिटी सेंड करेंगे। तो आइए साथियों, ज़्यादा वक्त को ख़राब नहीं करते हुए सबसे पहला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका है कि विश्व में दुग्ध उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है। दुग्ध उत्पादन में भारत का स्थान पूछा है मेरे दोस्त, तो बता सकते हैं आप पहला स्थान है, प्रथम स्थान है विश्व के अंदर। लेकिन भारत के अंदर कौन सा राज्य है जहां पर जो दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है, वो आप कमेंट में जरूर बता सकते हैं। वर्ष 2019 की पशु जनगणना के अनुसार राजस्थान के अंदर कुल जो पशुधन है वो 5.68 लाख हमें देखने को मिल जाता है। ठीक है, एक वीडियो 20वीं पशु जनगणना का आ जाएगा, थोड़ा सा वेट करीना। 20वीं पशु जनगणना के संबंध में जो वीडियो है वो भी आपके लिए मैं जल्द ही करवा दूंगा। भारत की जनसंख्या निर्भर करती है, वैसे तो मोस्टली कृषि पर निर्भर करती है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर बता देता हूँ कृषि पर जो है वो आपके 69 से लगभग 70% जो है भारत की जनगणना है, जो जनसंख्या है वो आपकी कृषि पर निर्भर करती है। आइए साथियों, पशुओं की आयु ज्ञात करने का सबसे अच्छा तरीका आपसे पूछा जा सकता है। तो दोस्तों ये थोड़ा सा लेवल का प्रश्न है, एलएसए या वेटनरी ऑफिसर इनकी तैयारी करते हैं तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि दांतों द्वारा हम उनकी आयु जो है, एज जो है, उसको डिफाइन कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। बछड़े के सभी अस्थायी अग्र चूर्णक दांत निकल आते हैं दोस्तों 1 माह के अंदर। वैसे देखते ही होंगे आप, जो हमें जो घर के अंदर गाय जैसे ब्याती है तो उस टाइम हम देखते हैं इन चीज़ों को, तो 1 माह के अंदर प्रॉपर तैयार हो जाते हैं। चलिए, भारतीय गायों में यौवनावस्था जो है होती है, भारतीय गायों में यौवनावस्था की जब बात करती हैं तो हम बात करते हैं 24 माह, बोले तो 2 साल। ओके, चलिए 2 से 2.5 साल की बात यहाँ से कर ली जाती है। मादा पशु बोले तो गाय और भैंस के मध्य काल के प्रारंभ होने के कितने घंटे बाद गर्भित करवाएं। तो दोस्तों यहाँ पर अगर देखा जाए लगभग 12 घंटे बाद। ठीक है, अगर मध्य जो काल स्टार्ट हो चुका है, प्रारंभ हो चुका है, उसके बाद लगभग 12 घंटे बाद, या आप कह सकते हैं एक दिन, अगले दिन तो करना ही होता ही है। उसके बाद गाय के ब्याने में कितने दिनों के भीतर ही गर्भधारण करा लेना चाहिए। दोस्तों लगभग 60 से 90 दिन, यानी मैं कहूँ 2-2.5 महीने की बात यहाँ से कर ली जाती है। ये बात तो सिंपल है, लगभग आपको पता होगी। उसके बाद हाथों द्वारा दुग्ध दोहन की सर्वोच्च विधि। दोस्तों बहुत बहुत शानदार और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 9वां प्रश्न आपके सामने, बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। तो वैसे तो चुटकी द्वारा, स्वादिष्ट द्वारा या फिर पूर्ण हस्त दोहन विधि मोस्ट रहेगी, ये सभी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो सकते हैं। चलिए, दूध देने वाली गाय को खनिज की आवश्यकता होती है, कैल्शियम की आवश्यकता होती है। कैल्शियम की हम जो एक बोतल है वो देते भी हैं, जब वो गाय दूध दे रही है उस टाइम तो देखा ही होगा, कैल्शियम सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। चलिए, उसके बाद गायों को प्रति 3 किलो जो दूध पर दाना दिया जाता है, लगभग 1 किलो। अगर कोई गाय 3 किलो दूध दे रही है तो लगभग 1 किलो आप उसका जो है दाना, खल इस तरीके से दे सकते हैं। चलिए आइए अगला प्रश्न, पशु की नाड़ी ज्ञात करने के लिए, नाड़ी को गिराने के लिए समय निर्धारित जो है 1 मिनट। ठीक है, साइलेज के लिए उपयुक्त फसल, मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, जवार नाम की फसल आपने सुनी होगी। जवार साइलेज के लिए, साइलेज एंजाइम के लिए सबसे महत्वपूर्ण मानी जाएगी।
साइलेज बनाने के लिए जवार फसल काटने की अवस्था फूल आने पर यानी पूरी पक जाती है तब मिट्टी साइलेज में किस अम्ल की मात्रा अधिक होती है? लैक्टिक अम्ल की। लैक्टिक अम्ल जो होता है ना, उसकी मात्रा सबसे अधिक देखी जा सकती है। बिलोने में टॉक्सिन होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है गासीपाल, ठीक है, गोसीपाल यहाँ से देखने को मिल जाता है। चलिए उसके बाद गाय का शारीरिक तापक्रम मोस्ट इंपोर्टेंट है, 101.5 फ़ारेनहाइट मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, याद रखना गाय का शारीरिक जो तापक्रम है वो। उसके बाद घावों के उपचार में काम लिया जाता है, घाव जो है ना इसमें एंटीसेप्टिक का नाम यहाँ से लिया जा सकता है। चलिए पेचिस रोग का कारक आपसे पूछा जा सकता है, तो कोक्सीडियम जर्नाई, ठीक है, कोक्सीडियम जर्नाई इंपोर्टेंट है। निम्न पदार्थों में रोगाणुनाशक है, कौन सा है भाई? फिनाइल है। फिनाइल, सरसों का तेल, फिनोक्विक्स या सुबी, तो दोस्तों यहाँ पर फिनाइल करेक्ट रहेगा। चलिए पशुओं के घावों को धोने के काम में प्रयोग किया जाता है, लाल दवा इंपोर्टेंट है। अक्सर घरों के अंदर आपने पशुओं के लिए प्रयोग की होगी कि पशुओं के घावों को धोने में काम में लिया जाता है, तो जो आपके लाल दवा है वो आ जाती है, रेड जो दवाई होती है वो। उत्तेजक के रूप में काम लेते हैं दोस्तों किसको? एल्कोहल को। उत्तेजक के रूप में एल्कोहल का उपयोग जो है वो किया जाता है। खुरपका मुंहपका रोग में खुर धोने हेतु बोथ वॉश जो है वो नीला थोता होता है। क्या होता है? नीला थोता होता है। उसके बाद प्राचीन काल में लड़ाई के लिए मुर्गे की कौन सी नस्ल पाली जाती थी दोस्तों? एसील नाम की, आपने सुनी होगी, असील नाम की नस्लें पाली जाती थी। उसके बाद बात करते हैं केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान स्थित है। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान जो संस्थान है वो कहाँ स्थित है दोस्तों? तो वो आपका आ जाता है इज्जत नगर के अंदर, ठीक है, इज्जत नगर के अंदर आ जाता है। वर्तमान में हमारे देश में प्रति व्यक्ति अंडों की उपलब्धता दोस्तों 95 है, प्रति व्यक्ति की बात यहाँ से कर ली जाती है। उसके बाद